नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न संख्या 51 से प्रारंभ होगा। प्रश्न संख्या 51 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, यहां पर आप नहीं को ध्यान में रखेंगे। विकल्प ए में लिखा हुआ है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 51 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कई बार आपसे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के कालानुक्रम को व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। तो संक्षिप्त में आप पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों का विवरण देख लीजिए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति को आप याद रखेंगे, जिसका गठन 1956 में हुआ और बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद सादिक अली समिति, जिसका गठन 1964 में हुआ। उसके बाद आप अशोक मेहता समिति को याद रखेंगे। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में दी। उसके बाद डॉक्टर PVK राव समिति, जिसका गठन 1985 में हुआ और डॉक्टर PVK राव समिति ने 1986 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद डॉक्टर LM सिंघवी समिति, जिसका गठन 1986 में हुआ। उसके बाद आप PK थुंगन समिति को याद रखेंगे, जिसका गठन 1988 में हुआ और इस समिति ने 1989 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन सभी समितियों के संदर्भ में आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 52। पूछा जा रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। तो याद रखेंगे, यहां पर आपका सही जवाब होगा 15 फरवरी 1985 को, यानी प्रश्न संख्या 52 का विकल्प बी सही हो जाएगा। 15 फरवरी 1985 को दल बदल विरोधी अधिनियम अधिनियमित हुआ था, अर्थात राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल गई थी। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे, ये जो दल बदल विरोधक अधिनियम है, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया था और इसके द्वारा अनुसूची में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, इससे आगे बढ़कर पूछा गया आपसे कि दल बदल कानून को और कड़ा करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखा कि 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधी नियम थे, इसको और कड़ा करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2013 किया गया। आपको बता दें कि पहले जो दल बदल का रूल था, उसमें यदि 1/3 सदस्य किसी राजनीतिक दल के किसी दूसरे दल में चले जाएं तो उसको दल बदल के अंतर्गत नहीं लिया जाता था। अब उस व्यवस्था को और कड़ा करते हुए 2/3 सदस्यों का विलय होना चाहिए, तब वो दल बदल कानून से छूट पाएगा। क्लियर है? तो इसको आप याद रखेंगे, दल बदल से संबंधित 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। आपसे कथन ए में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत मिला कि वो संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और कारण में बताया जा रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसलिए उसको ऐसा अधिकार मिला है। यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 53 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। यहां पर आपको कथन को देखना है। पहले कथन में कहा जा रहा है कि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आप अनुच्छेद 326 को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। और आप सभी को पता है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसी अनुच्छेद 326 में यह कहा गया कि अब आयु 21 की बजाय 18 वर्ष होगी मताधिकार की। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। अब ये दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को आप अनुच्छेद 325 से वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र में एक साधारण सूची होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग
या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं होगा। यानी उसके साथ धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी यहां पर तीनों सेंटेंस सही है। और चौथे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। यह भी सही है। यानी प्रश्न संख्या 54 में सभी स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। अनुच्छेद 371 जे के तहत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके संदर्भ में संविधान संशोधन कौन सा है, तो याद रखिएगा 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 इससे संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयोग अन्य तीनों से भिन्न है? देखिए यहां पर जो 4 आयोग दिए गए हैं, इसमें से एक आयोग ऐसा है जो कि संवैधानिक संस्था नहीं है। वो कौन सा है? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक संवैधानितर निकाय है। संवैधानितर निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इस आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के द्वारा की गई। अगर हम राष्ट्रीय पिछड़े जाति आयोग की बात करें तो याद रखिएगा इससे संबंधित अनुच्छेद 338 ख आपको याद रखना होगा। अब ये पूछा जाए कि ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 ख को अंतः स्थापित करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बी विकल्प में लिखा है वित्त आयोग, इससे संबंधित अनुच्छेद 280 है। और डी विकल्प में लिखा है निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित है अनुच्छेद 324। क्लियर है? तो अन्य तीनों जो आयोग है ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधानेतर निकाय है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। यह कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग अब संवैधानिक निकाय कैसे है? याद करिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 आई जोड़ा गया और इसमें राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है? याद रखिएगा कारण में कहा जा रहा है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति नहीं कर सकता है। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यह गलत क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो संघीय वित्त आयोग है वो है अनुच्छेद 280 में, और अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 3 के बी के अनुसार जो संघीय वित्त आयोग है ये राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य की पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराने की संस्तुति करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर ए सही है लेकिन आर गलत है और आपका यहां पर विकल्प सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत की किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो। यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उसका आधार क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा? यहां पर आपका युद्ध का कारण, फिर दूसरे नंबर पे बाह्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण, और फिर सशस्त्र विद्रोह यानी यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 58 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी। देखिए यहां पर विकल्प यहां पर चौथे में लिखा हुआ है आंतरिक उपद्रव। देखिए इससे भी संबंधित एक तथ्य है जो आपको याद रखना है। एक संविधान संशोधन है जिसको कहते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत क्या व्यवस्था की गई कि पहले जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता था उसके लिए प्रावधान था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति को इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाकर उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया और वर्तमान व्यवस्था क्या हो गई 352 लगाने की? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो आपका जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। क्लियर है? एक बात और याद रखना है आपको, इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत
इसी अनुच्छेद 352 में एक और व्यवस्था जोड़ी गई। वो क्या जोड़ी गई कि राष्ट्रपति महोदय जो आपातकाल की घोषणा करेंगे या उसमें कोई परिवर्तन करेंगे तो संघ के मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक होगी। क्लियर है? और इस प्रकार जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका पहली बार और एकमात्र प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 में देखने को मिला। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 59। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना है वो किसके अंतर्गत होती है? तो याद रखिएगा यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। अनुच्छेद 268 से 281 तक यानी 268 से 281 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह किस भाग के अंतर्गत है तो आपका जवाब होगा भाग 12 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कि उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ए सही हो जाएगा। ये जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 143 इस बात की व्यवस्था करता है कि जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय का अर्थात सुप्रीम कोर्ट का है और बाकी जितने क्षेत्राधिकार दिए गए हैं ये सभी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास है। इसलिए यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को से अपना उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लॉज 1 के तहत, किसके तहत? 217 1 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। इसलिए यहां पर यह स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा कहा जा रहा है कि यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। यह का मतलब कौन? राज्यपाल। यानी राज्यपाल को कहा जा रहा है कि वो विधानमंडल के हिस्सा नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। आप सभी को पता है कि यदि हम विधानमंडल की संरचना को देखें तो इसमें अनुच्छेद 168 आता है और अनुच्छेद 168 का सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्यपाल जो हैं वो विधानमंडल के हिस्से होंगे और इसमें कौन कौन लोग आते हैं? राज्यपाल महोदय आते हैं, विधानसभा आती है और जिन राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है वो भी विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कहा कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट सही है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या का लगभग 1/6 भाग जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता से संबंधित और साथ ही साथ जो लोग समाज सेवा से संबंधित हैं उसमें जो लोगों को विशेष ज्ञान हो या उनका जो व्यवहारिक अनुभव उच्च हो ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल महोदय मनोनीत करेंगे। यानी यहां पर तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। किसके पास? राज्यपाल के पास। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो राज्यपाल महोदय हैं इनके पास अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि करने की शक्ति दी गई है। आप सभी को पता है कि कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या उनका लघुकरण ये राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 161 के द्वारा कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल महोदय के पास नहीं है। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि उन्हें न्यायिक अधिकार है और ये कह रहा है कि न्यायिक शक्ति नहीं है। इसलिए यहां पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। प्रश्न संख्या 61 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आप देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है अर्थात उच्चतम न्यायालय है इसकी संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी माध्यम में होगी जब तक संसद इसके संबंध में कोई बदलाव न कर दे। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 62 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कार्रवाई का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 348 के तहत है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें से एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो एक दूसरे से सटा कर रखे गए तो ये युग्म कैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखिएगा जब समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस को सटाकर रखेंगे तो ये युग्म कांच के समतल चादर की भांति काम करेगा। इस प्रकार यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 का सी आंसर होगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसको फाइंड आउट करिए। पहला लिखा हुआ है कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है।
अपश्रव्य आवृत्ति का मतलब जो कि 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में, द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप सभी को पता है कि जो ध्वनि की गति है वो ठोस में सर्वाधिक होती है और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ये भी तथ्य आप याद रखेंगे। इससे संबंधित कई उदाहरण देके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहां पर एक बात का और उल्लेख कर दें, जो श्रव्य ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कहां से कहां तक होती है, तो वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। क्लियर है? तो यहां पर आपका पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 64 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। विकल्प ए में लिखा हुआ है एमीटर। याद रखिएगा एमीटर को आप किससे लिंक करेंगे, धारा से, यानी यहां पर आपका ए तीसरे के साथ सुमेलित होगा। यदि हम बात करें हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर को आप सापेक्ष आर्द्रता से संबंधित करेंगे, यानी आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें स्प्रिंग तुला की, तो स्प्रिंग तुला किसके कोरिलेट होगा, तो ये सी दूसरे के साथ कोरिलेट होगा, अर्थात भार के साथ कोरिलेट होगा। यदि हम बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर दाब से कोरिलेट होगा, इसलिए आप डी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 3, 4, 2, 1 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 65 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब यह समझने की आवश्यकता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो याद रखिएगा जब किसी भी वस्तु को अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में उसको रूपांतरित किया जाए और जिस कारण से यह रूपांतरण हुआ है, अगर हम उस कारण को हटा दें और वो पुनः अपने पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाए तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर यही रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तब वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो आप देख लीजिए जल का वाष्प, अगर मान लीजिए कि आपने जल को गर्म किया और वो वाष्प में तब्दील हुआ और अगर आप उसको ढक्कन से ढक दें तो क्या फिर से जल की बूंदें नहीं जम जाती? यानी यहां पर आप उसके पुनः जो पहले का फॉर्मेशन था उसमें आप ला सकते हैं, इसलिए एक ऐसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 66 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 67। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जो मूर्तिकार, कलाकार और डॉक्टर कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं उसका लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 68। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये बिल्कुल सही है। कॉपर, सिनेबार, यहां पर ये गलत है, यानी प्रश्न संख्या 68 का बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, इसका अयस्क क्या होता है, क्यूप्राइट होता है। क्या होता है, क्यूप्राइट। क्लियर है, CuPrite, क्यूप्राइट। क्लियर है। जिंक का कैलामाइन और आयरन का हेमेटाइट, ये बिल्कुल सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 68 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69 में पूछा जा रहा है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो याद रखिएगा ये जो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है वो होता है केचुआ अर्थात अर्थवर्म। आपने कई बार वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा, तो इसी केचुए के मल से ही जो खाद बनता है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 70, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित होती हैं जिसको जंग कहा जाता है। यहां पर स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। कारण बताया जा रहा है कि जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। यह कारण बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा जहां टेनिन की बात हो रही है तो टेनिन पौधे के द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, इसका जंग से कोई संबंध नहीं है। ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। क्लियर है, इसलिए यहां पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 70 का सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में कहा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि मरुस्थली पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं। कारण में बताया जा रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये कारण गलत है। याद रखिएगा, जो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होने का मूल कारण है वो है जड़ें मृदा में जल की खोज के लिए लंबी हो जाती हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पर ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 72 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 73 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 72 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 72 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर देखिए कुछ और नाम दिख रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे विकल्प बी में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अर्थात CaCO3 की, तो ये इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसके व्यावसायिक नाम की चर्चा कर लें तो चूने का पत्थर या आपने लाइम स्टोन या चाक का नाम सुना होगा, ये व्यावसायिक नाम है। इसी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विकल्प डी में देखिए सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl अर्थात साधारण नमक की बात हो रही है। क्लियर है? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 73। यहां पर सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन के नाम है और दूसरे तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग के नाम दिए गए हैं। विकल्प ए में लिखा हुआ रेटिनॉल। याद रखिएगा, ये जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए का नाम है। क्लियर है? और अगर हम रेटिनॉल की कमी से बात करें तो इससे क्या होता है? नेत्र सूखकर लाल होता है। यानी यहां पर आप ए को तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें टोकोफेरॉल की, तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से बंधता रोग होता है। यानी बी को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें साइनोकोबालामीन की, तो याद रखिएगा ये B12 का रासायनिक नाम होता है। इसी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, यानी ये B12 की बात हो रही है। और इसकी कमी से क्या है? तो ये घातक रक्ताल्पता होती है। यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें पायरिडॉक्सिन की, तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। क्लियर है? और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से मानसिक व्याधि होती है। यानी डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो 3 4 1 2 का बनेगा। तो 3 4 1 2 के आधार पर विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 73 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं को ध्यान में रखेंगे। पहला दिया गया है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से बताया जा रहा है मैग्नीशियम। ये बिल्कुल सही है। यानी हीमोग्लोबिन तो आयरन, ये भी बिल्कुल सही है। खाने का नमक तो सोडियम, ये भी सही है। आप जानते हैं कि साधारण नमक को अभी आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, NaCl। और अगर डी विकल्प को आप देखेंगे तो लिखा है कपड़े धोने का सोडा और लिखा है पोटेशियम, ये गलत है। यानी प्रश्न संख्या 74 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा, यदि हम बात करें कपड़े धोने के सोडा को, यानी जिसको आप धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? और यही अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता कि खाने का सोडा क्या है, तो आपका जवाब होता सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा खाने का जो सोडा होता है इसको कहते हैं NaHCO3, और जो धावन सोडा यानी कपड़े वाला सोडा जो होता है उसको कहते हैं Na2CO3। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह भी सही है। तो इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है यह सोचने, हृदय की गति को नियंत्रित करने और शरीर संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 75 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। प्रश्न संख्या 76 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 76 में पूछा जा रहा है कि तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? यानी जो DPT का टीका लगता है ये किसके बचाव के लिए? तो याद रखिएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। देखिए काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगता है। यानी प्रश्न संख्या 76 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए
ये रोहिणी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया से। क्लियर है ना? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 77 में पूछा जा रहा है कि निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी है ये होती है। तो आपका जवाब क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोष की जीव से। क्लियर है? यानी जो स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग जो है ये ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोष की जीव से होता है। याद रखिएगा, इस जीव का जो वाहक है या जो द्वितीयक पोषक है वो कौन है? सीसी नामक मक्खी। ये भी याद रखेंगे आप। और ये किसको प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जिसको निद्रा रोग हो जाता है ऐसे रोगी को नींद नहीं आती है और उसको बुखार बना रहता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं को आप ध्यान में रखेंगे। विकल्प ए में लिखा है अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है मिर्जा गालिब, ये एक शायर थे, आप जानते हैं, और इनका जन्म आगरा में हुआ था, यह भी सही है। जोश, जोश मलिहाबादी, ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही सुमेलित है। राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, न कि प्रयागराज में, इसलिए प्रश्न संख्या 78 का डी विकल्प आपका आंसर होगा, यह सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहांपुर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 79। पूछा जा रहा है कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे कौन है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनार में जो चुनारगढ़ है वहां पर अनूप वेदिका जो है ये भर्तहरि से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 79 का बी विकल्प सही हो जाएगा। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका का संबंध भर्तहरि से है। प्रश्न संख्या 80 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों में को सुमेलित करिए। इनको आपको सुमेलित करना है। अगर हम बात करें उत्तरी पश्चिम नाम की, तो ये 1836 से संबंधित हो जाएगा, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत की बात कर लें तो ये 1877 से कोरिलेट होगा, यानी बी को आप तीसरे से कोरिलेट करेंगे। यदि हम संयुक्त प्रांत की बात करें तो ये नाम 1937, यानी सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये 1950 में हुआ, यानी यहां पर डी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 80 का 4 3 2 1 के आधार पर सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 81। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्न संख्या 81 का बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 17 नगर निगम है और बस्ती में नगर पालिका परिषद है, न कि नगर निगम। यदि हम उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम की चर्चा कर लें तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और वाराणसी, इन 17 जगहों पर नगर निगम है। क्लियर है? तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 देखिए। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, ये जो लिमिटेड है, यानी ये जो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम है, इसका स्थापना कब किया गया? तो आपको सही जवाब क्या होगा? यहां पर प्रश्न संख्या 82 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 1974 में इसकी स्थापना की गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 83। ये सभी प्रश्न जो इधर चल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हैं। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित घटना चक्र की तथ्यसार को कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी है। जिन लोगों ने अभी तक उसको अपडेट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट को फॉलो करके उत्तर प्रदेश स्पेशल को जरूर कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 83 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 84। यहां पर आपको उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों के नाम दिए गए हैं और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर। क्लियर है? यानी जिसका भौतिक क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो पहले आएगा और उसके बाद क्रमिक कम होते हुए क्षेत्रफल के आधार पर इन नगरों का क्रम आपको लिखना है। यहां पर देखिए, अगर हम बात करें वाराणसी, बागपत, संत कबीर नगर और गौतम बुद्ध नगर की, तो इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाराणसी का है। क्लियर है? तो यानी आपका आंसर ए या डी में से एक होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर गौतम बुद्ध नगर आता है, यानी यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत और फिर बाद में संत रविदास नगर आएगा। क्लियर है? यानी यहां प्रश्न संख्या 84 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 85 सॉरी। प्रश्न संख्या 85 में पूछा जा रहा है
कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। ये उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित प्रश्न है। याद रखिएगा 2011 में जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 67.68%, यानी 67.68% ये 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि यदि वृद्धि देखी जाए 10 की वृद्धि साक्षरता दर की, तो वो है 11.41%। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो सिमिलर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों डेटा को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 86। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया गया सोनभद्र। सोनभद्र को आप चूने के पत्थर से कोरिलेट करेंगे, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात कर लें प्रयागराज की, तो प्रयागराज को इसमें आप शीशे के बालू से कोरिलेट करेंगे, यानी बी को आप तीसरे से। यदि हम ललितपुर की बात करें, तो ललितपुर को आप तांबा से कोरिलेट करेंगे, यानी सी को दूसरे के साथ। और अगर हम मिर्जापुर की बात करें, तो मिर्जापुर को आप नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से कोरिलेट करेंगे, यानी डी को पहले के साथ, और जो आपका सही कूट बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1 का। इस प्रकार प्रश्न संख्या 86 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 4 3 2 1 है, मैं यहां पर करेक्शन करूंगा। 4 3 2 1 के आधार पर यहां पर आपका बी विकल्प सही हो रहा है, 4 3 2 1। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है किन जनपदों में। तो याद रखिएगा जो लाल मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश में झांसी, मिर्जापुर और सोनभद्र के ये जो ऊपरी पहाड़ी भाग है यहां पर पाई जाती है। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 87 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 88। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होंगे। देखिए जो मध्य गंगा नहर परियोजना है, ये परियोजना बिजनौर जनपद के पास गंगा नदी पर एक बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत ये जो मुख्य नहर है ये ऊपरी गंगा नहर से इसको मिलाया गया। ठीक है? अगर हम बात कर लें इससे प्रभावित होने वाले या इससे लाभान्वित होने वाले जनपद की, तो इसमें आपको याद रखना होगा बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा को। ठीक है? तो इस प्रकार आप देखेंगे यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो यहां पर आपको सीधी दिख रहा है जो झेलम नदी है ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आप सभी को पता है कि जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है। ठीक है? यहां पर गंगा, यमुना और रामगंगा ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 देखिए। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ नगर का नाम है और दूसरी तरफ वहां पर जो हवाई अड्डे हैं उनके नाम दिए गए हैं। अगर हम बात कर लें लखनऊ की, तो लखनऊ को आप अमौसी हवाई अड्डे से कोरिलेट करेंगे, यानी आप ए को तीसरे के साथ। यदि हम वाराणसी की बात कर लें, तो वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, यानी आप बी को पहले के साथ। कानपुर की बात करें तो चकेरी हवाई अड्डा है, यानी आप सी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम आगरा की बात कर लें तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा, यानी डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो 3 1 4 2 का बनेगा। 3 1 4 2 के आधार पर यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 का डी विकल्प आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है आल्हा और महोबा में बताया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। रसिया, बरसाना, ये भी सही है। कजरी, मिर्जापुर, ये भी सही है। बिरहा, कन्नौज, ये गलत है। आप सभी को पता है कि ये जो बिरहा है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है और आप सभी को पता है कि ये एक वीर रस का जो है गीत है। क्लियर है? इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 91 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 92। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। तो यहां पर बिंदादीन, उस्ताद दुल्हे खां और इलियास खां, ये तीनों लोग लखनऊ से संबंधित हैं, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मेहंदी का संबंध लखनऊ से नहीं है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 92 का सी विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए। पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार आप कहेंगे कि प्रश्न संख्या 93 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि ऐसी
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जहां पर सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 को देखिए, पूछा जा रहा है कि पोषकी अर्थात सस्टेनेबल पर्यटन इसका उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल पर्यटन का उद्देश्य होता है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण का संबंध रखना। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 94 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 95। पूछा जा रहा है कि भारत में जो पट्टेदारी सुधार उपाय हैं इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला पूछा जा रहा है कि पहला लिखा है लगान का विनियमन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अवधि की सुरक्षा, ये भी सही है। और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, ये सभी स्टेटमेंट भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 95 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 96। पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर अगर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य देखा जाए तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि योजना में निहित उपादान का जो भार है वो क्या होगा, कम हो सकेगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वितरित अनाज की कीमत को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? ताकि जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है वो क्या हो, कम हो सके। अगला देखिए प्रश्न संख्या 97। पूछा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारक की तो इसका सही जवाब होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगर हम बात कर लें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की तो याद रखिएगा ये जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है इसकी स्थापना कृषिगत उपजों की कीमतों की सलाह देने के लिए बनाई गई थी। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1965 में। और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य आयोग की जगह पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो याद रखिएगा अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। क्लियर है? तो यानी यहां पर प्रश्न संख्या 98 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 99। पूछा जा रहा है कि कच्छ की खाड़ी में स्थित जो कांडला बंदरगाह है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब क्या होगा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला फेमस है। यानी प्रश्न संख्या 99 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 100 और आज के टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। यहां पर उद्योग और उत्पादक केंद्र के नाम दिए गए हैं। यदि हम बात करें जूट के सामान की तो याद रखिएगा जूट के सामान से टीटागढ़ संबंधित हो जाएगा, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम रेशमी वस्त्र की बात करें तो रेशमी वस्त्र का संबंध बेंगलुरु से हो जाएगा, यानी बी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें ऊनी वस्त्र की तो ऊनी वस्त्र को आप लुधियाना से कोरिलेट करेंगे, यानी आप सी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें ऊनी कालीन की तो ऊनी कालीन की जब बात आएगी तो आप भदोही को कोरिलेट करेंगे, यानी डी को पहले के साथ। और यहां पर आपका जो सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 4321 का। और 4321 के आधार पर यहां प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब होगा विकल्प बी। इस प्रकार यहां पर 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया। अगली क्लास में अन्य नए 50 प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।